हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, उसको हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो आपकी बुक का नाम है द फर्स्ट फ्लाइट। अब हम लोगों को ये भी समझना होगा कि फ़र्स्ट फ्लाइट आपकी बुक का नाम क्यों है, क्योंकि इससे पहले जब आप 9th में पढ़ते थे तो 9th में आपकी बुक थी, उसका नाम था बिहीव का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता। अब मैंने 9th क्लास के वीडियो में ये बात शेयर की थी कि मधुमक्खी के छत्ते से क्या तात्पर्य है, या वो पोएट या ऑथर वांट्स टू कन्वे अस कि वो क्या बताना चाह रहा है कि मधुमक्खियाँ क्या है, डिफरेंट फ्लावर्स पे जाती है और फ्लावर्स पे जाने के बाद क्या करती है, उसका रस चूसती है और रस चूसने के बाद वापस अपने छत्ते पे लेके आ जाती है और उसका एक मीठा सा शहद बनता है। तो आपकी बुक में भी क्या किया है, डिफरेंट लेसन्स, पोएम्स को क्या है, एक्सट्रैक्ट किया गया है अलग अलग पार्ट से, अलग अलग कवियों के जरिए, अलग अलग ऑथर्स के जरिए, और उसको आपके जीवन को मधुर बनाने के लिए रखा गया है, जिससे कि आप क्या कर सको, आप कुछ ना कुछ अच्छा ले सको। वैसे ही फर्स्ट फ्लाइट आपको 10th में आने के बाद उसका फर्स्ट फ्लाइट रखा। फर्स्ट फ्लाइट का मतलब क्या है कि आपकी पहली उड़ान से मतलब क्या है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। आप ये ना सोचें कि भैया बस ये मेरा कंफर्ट जोन है, मुझे ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, या आपके सामने जब चुनौतियाँ आने लगे, आपके सामने जब चैलेंजेस आने लगे, आपके सामने जब कठिनाइयाँ आने लगे, तो उन कठिनाइयों से घबरा के आप क्या कर लो, आप डिप्रेशन में ना चले जाओ, आप पीछे ना चले जाओ, या आप रास्ता ना भटक जाओ। तो आप क्या करो, आप अपनी उड़ान आगे बढ़ते रहो, आप एम्बिशियस रहो, आप अपने लक्ष्य के प्रति क्या रहो, फोकस रहो, और फोकस रह के और आगे की तरफ बढ़ते रहो। इस मकसद से उसका नाम रखा गया है द फर्स्ट फ्लाइट, की आपकी पहली उड़ान। जब आप सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आप आत्मविश्वासी हो जाते हैं, आप में कॉन्फिडेंस भर जाता है, और भरने के बाद क्या होता है कि आपको ये समझ में आता है कि कठिनाइयों से किस तरीके से जूझ के और आगे बढ़ा जाता है। तो उसी सिलसिले में वो जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है, फर्स्ट फ्लाइट बुक में आपकी जो फर्स्ट पोएम दे रखी है, वो पोएम दे रखी है डस्ट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ़ का एक कण, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। होपफुली आपने 9th में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बताया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगर बताया है, कुछ मिस हो रहा है, नहीं बताया, या बताया है आपने उसको ठीक से नहीं पढ़ा है, तो मैं फिर से आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट से परिचय करवा देता हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है, अमेरिका के रहने वाले हैं। अब अमेरिका में क्या हुआ था, अमेरिका आज भी उसी तरीके से और पहले भी उसी तरीके से था। क्या था? मटीरियलिस्टिक, भौतिकतावाद से भरा हुआ है। वहाँ पे क्या है, मानवता को कम स्थान दे रखा है, मटीरियलिस्टिक कर रखा है। भौतिकतावाद से क्या तात्पर्य है, मटीरियलिस्टिक से क्या तात्पर्य है? उससे तात्पर्य है कि वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, मानवता, दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी, इन सब का स्थान नहीं। वहाँ पे अगर किसी का स्थान है तो वो किसका है? वहाँ पे अगर सोशल स्टेटस देखा जाता है तो वो किससे देखा जाता है? वो देखा जाता है रुपए, पैसे, संपत्ति से, कि आपका घर कितना बड़ा है। अगर आपका घर काफ़ी बड़ा है, आपके पास एक लग्जूरियस कार है, आपका लाइफस्टाइल अगर लग्जूरियस है, तो उन्होंने उसको क्या किया है, सफलता का एक मापदंड बना लिया है कि सफल इंसान वही है जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपका लुक्स बेहतर है तभी आपकी पर्सनालिटी क्या है, बेहतर है, अच्छी है। अगर आपका लुक्स अच्छा नहीं है, अगर आपका कलर सांवला है या आपका कलर काला है, तो आप क्या है, अच्छी पर्सनालिटी में नहीं आते हो उनके अकॉर्डिंग। अगर आपका रंग गोरा है, आपके बाल ब्राउनिश हैं, तभी आप क्या होगा, आप एक बेहतर पर्सनालिटी के व्यक्तित्व माने जाओगे, व्यक्तित्व आपका माना जाएगा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है, कवि थे। कवि ने ये महसूस किया कि इससे एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। समाज में क्या हो सकता है, संतुलन नहीं आ सकता है,
क्यों? क्योंकि आपका रंग रूप, आपका व्यवहार, ये सब क्या होता है, ये इट इज़ गिवन बाय गॉड, भगवान हमको ये सब देता है। तो और हम भी क्या है, भगवान के बनाए हुए हैं। तो जब हम लोग भगवान के बनाए हुए हैं, भगवान ने जब हमको ये सारी चीज़ें दी है, तो हम लोग क्या करें, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस ना करें, हम लोग किसी भी प्रकार का कोई अंतर भेदभाव डिस्क्रिमिनेट ना करें। तब उन्होंने इस चीज़ को महसूस तो किया। महसूस करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो सामाजिक स्थिति थी, सामाजिक परिस्थिति थी, उसमें उन्होंने ये देखा कि अगर मैं सीधे तरीके से इस बात को कहूँगा तो क्या होगा, लोग मेरी बात मानेंगे तो नहीं, और उसकी जगह क्या करेंगे, मेरा विरोध करना स्टार्ट कर देंगे। तो उन्होंने क्या करा, सिंबल्स के जरिए उन्होंने सांकेतिक भाषा के जरिए अपनी बात को कहना चालू किया। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि हर कोई पैसा नहीं कमा सकता है, हर कोई लग्जूरियस लाइफ नहीं ले सकता है, हर कोई बड़ी गाड़ी नहीं पा सकता है, या हर कोई बेहतर रंग रूप के साथ पैदा नहीं हो सकता है। तो जब ये मापदंड आदमी नहीं पा पाता है तो वो क्या करता है, डिप्रेशन में चला जाता है, वो क्या चला जाता है, अवसाद में चला जाता है, उसको लगने लगता है, एब्सर्डिटी उसके जीवन में आ जाती है, वो एमलेस हो जाता है कि जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो जब महसूस करा कि हमारा समाज जब इस तरफ बढ़ रहा है, तो उस समय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम के जरिए उनको क्या किया, मोटिवेट करने की कोशिश करी, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की कि किस तरीके से एक छोटा सा इंसिडेंट भी हमारा जीवन पूरी तरीके से बदल सकता है। कि हमको किसी एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना है, हमको जीवन में सफलताएं असफलताएं आती रहती है, जाती रहती है, हम लोगों को क्या करना है, निरंतर आगे बढ़ना है। और निरंतर आगे बढ़ने का नाम ही क्या है, जीवन है। तो जीवन में क्या है, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, हम लोगों को क्या करना होगा, निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। तो अब हम लोग अगर डिटेल में इस पोएम को देखें तो क्या कह रहे हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अगर आपको इसके कुछ कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताऊं तो इसमें फर्स्ट स्टेंजा में दो कॉन्टेक्स्ट हैं, एक है कॉन्टेक्स्ट क्रो का और एक है हेमलॉक ट्री का। हेमलॉक ट्री क्या है, हेमलॉक ट्री आपका जहरीला पौधा है जिस पे क्या लगते हैं, वाइट फ्लावर। और क्रो क्या है, अशुभ। क्रो जो कौवा होता है, उस कौवे को क्या माना जाता है, अशुभ माना जाता है। आप देखोगे हमारी अगर इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति और सभ्यता में भी देखोगे तो आप पाओगे कि श्राद्ध में को खिलाया जाता है, कुत्तों को खिलाया जाता है। तो उसी तरीके से कौवे को क्या माना गया है, कौवे को माना गया है कि ये एक ऑस्पिशियस आपका बर्ड नहीं है या जानवर नहीं है, ये अशुभता लेके आता है, ये कोई शुभ संकेत के रूप में माना नहीं जाता। और उसी तरीके से हेमलॉक ट्री है, वो क्या है, जहरीला पौधा है जिस पे सफ़ेद सफ़ेद फूल खिलते हैं। तो अब उसने फर्स्ट स्टेंजा में इन दोनों संकेतों का प्रयोग किया। इसके जरिए क्या है, वो ये बताना चाह रहा है कि मतलब समाज में बड़ी ही क्या हो गया है, जहर फैल गया है और सब जगह उसको क्या है, अशुभ ही अशुभ नज़र आ रहा है। तो कह रहा है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कि वो हेमलॉक ट्री एक जो पॉइजनस ट्री है, वो पॉइजनस ट्री के नीचे, पौधे के नीचे बैठा हुआ है और वहाँ पे एक कौवा रहता है। वो उस कौवे से क्या होता है, उसके ऊपर बर्फ़ के कुछ कण गिरते हैं। मतलब उसका जीवन क्या है, पूरी तरीके से अशुभता से भरा हुआ है या अशुभ संकेतों से भरा हुआ है, जहर से भरा हुआ है। तो उस समय क्या होता है कि जब उसके ऊपर बर्फ़ के कण गिरते हैं, तो बर्फ़ के कण गिरते ही क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। ड्रीम्ड का मतलब क्या होता है, बर्बाद। अब जैसे ही उसके ऊपर बर्फ़ के कण गिरते हैं, बर्फ़ के कण गिरते ही क्या होता है, उसको कुछ रियलाइजेशन होता है, उसको कुछ एहसास होता है। क्या एहसास होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उसका मूड तुरंत बदलना चालू होता है। क्या होता है, वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मुड़ना स्टार्ट होता है। वो जो जिन चीज़ों को भी अशुभ मान रहा था, जिन चीज़ों को वो जहरीला मान रहा था, उनसे वो क्या होता है, दूर भागता है। और दूर भागते हुए क्या होता है,
पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ता है। वो जो अपने एम्बिशंस को पा नहीं पा रहा था, अपने लक्ष्य को पा नहीं पा रहा था, उससे भटक गया था, असफलताओं से क्या हो गया था, निराश हो गया था, हताश हो गया था। तो हताश होकर वो क्या करता है, एक जहरीले पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। और बैठने के बाद जब हो सकता है वो चिंतन कर रहा हो सकता है वो मनन कर रहा हो, किसी बात पे सोच रहा हो, विश्लेषण कर रहा हो, तो विश्लेषण करने के बाद उसको वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है। और कंक्लूजन पे जब वो पहुंच रहा होता है तभी उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर कुछ बर्फ़ के कण गिरते हैं। कुछ बर्फ़ के कण गिरते ही क्या होता है, उसका पूरा जो मूड होता है, जो डिप्रेशन में होता है, वो अचानक से क्या होता है, मोटिवेशन में चला जाता है। और मोटिवेशन में जाने के बाद वो क्या करता होता है, पश्चाताप कर रहा होता है। किस तरीके का, कह रहे मैंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया है ये विचार करने में कि ये मेरे साथ क्या हो गया, इसकी बजाय मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे ये विचार करना चाहिए था कि मैं किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या कह रहा है, फर्स्ट स्टेंजा में पोएट नेगेटिविटी से भरा हुआ है, पूरा वो नकारात्मक विचार उसके दिमाग में छाए हुए। लेकिन जैसे ही कुछ बर्फ़ के कण उसके ऊपर गिरते हैं तो वो पॉजिटिविटी से भर जाता है। अब अगर आप इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझना चाहोगे तो आपने न्यूटन का देखा होगा कि न्यूटन एक आम के पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं और जैसे ही वो वहाँ पे बैठते हैं तो उनके सिर पे क्या गिरता है, एप्पल गिरता है। और एप्पल गिरते ही क्या होता है, उनको एहसास होता है ग्रेविटी का, और जिसके ऊपर वो कई सालों से रिसर्च कर रहे थे अचानक क्या कर जाता है, स्ट्राइक कर जाता है। तो दो चीज़ें, अगर न्यूटन ये सोच के बैठ जाते हैं वहाँ पे, अरे भगवान अब यही मेरे जीवन में बाकी रह गया था, पेड़ के नीचे शांति से बैठा था, वहाँ पे भी आपने एप्पल गिरा दिया, मेरा सिर फोड़ दिया, मैं मर जाता तो, या मेरे को ब्रेन हेमरेज हो जाता तो, मुझे ये हो जाता तो। एक तो वो पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने जो सोचा, क्या सोचा, उनको ये समझ में आया कि यार एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, या क्या कारण थे, और अचानक उनको क्या हुआ, ग्रेविटी का उन्होंने इन्वेंशन कर दिया। तो इसी तरीके से हमारी लाइफ भी है, हमको क्या करना होगा, पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट के साथ जीवन में आगे बढ़ना होगा। लाख जीवन में असफलताएं आएगी, जीवन में क्या होंगे, हमारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उन उतार चढ़ाव से हमको क्या होना है, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, और सफलता की सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ते जाना है।